हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो मुझे याद है कि अभी मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट डाला था चैनल पे, जिस पे मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस के बारे में बताया था कि इंडिया की रैंकिंग वहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रही है। तो उसमें मैंने देखा कि लोगों के दिमाग में एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि इंडियन रुपी इतना गिरता जा रहा है, क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है कि इकोनॉमी की हालात बहुत अच्छी भी नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन दिमाग में आना नॉर्मल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, जमीन पे हमें उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। ये ऑल्दो एक प्रॉपर टॉपिक बन सकता है जिसपे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शायद इस टॉपिक पे कि रुपया गिर रहा है, इसको ऑलरेडी ही काफी लोग कवर कर चुके हैं। स्टिल क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा, इसलिए इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या इंडियन रुपये का गिरना मतलब इंडियन इकोनॉमी का खराब होना। रुपया आखिरकार गिर क्यों रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी है, दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट हमें सच में फ्यूचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि कई लोग तो इसको सीधे अब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ या फिर जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं उससे कंपेयर करने लगे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन रुपी गिर रहा है, ये मैं आपको रुपए का डॉलर के मुकाबले चार्ट दिखा देता हूं, जहां लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ग्राफ नीचे ही जा रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में तो इसने बहुत ही शार्प डाइव ली है। तो क्यों? देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए कितना रुपए रहेगा। इसको मैं या आप डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करती है हमारी मार्केट। हमारी मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हमारी लोकल मार्केट, जिस चीज की डिमांड ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा। यानी अगर इंडियन रुपीस की डिमांड को बढ़ाया जाए तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बढ़ाया कैसे जाए? आर्टिफिशियली। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडियन रुपी गिर रहा है ये डेप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन नहीं। डिवैल्यूएशन क्या होता है एक्चुअली में, जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री अपनी ही करेंसी को डिवैल्यू करती है, यानी उसके अमाउंट को गिराती है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $1 की कीमत लगभग 80 रुपए के आसपास है। यानी सिंपली अगर मैं 80 रुपए दूं तो मुझे लगभग $1 मिल जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के यानी डेलिबरेटली रुपए की वैल्यू को हम लोग गिराएं तो उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जी हाँ, ये कंट्रीज द्वारा किया गया है पास्ट में। अब क्यों किया गया है ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा उन्हें फायदा मिला है। एक्सपोर्ट्स में मिला है, लोकल मार्केट में ह्यूमन रिसोर्स के सस्ता होने से मिला है। पास्ट में ये चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए या इससे हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अभी अगर सप्लाई डिमांड मार्केट के हिसाब से किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले नीचे हो रही है तो वो होगा डेप्रिसिएशन, जो कि इस वक्त इंडियन रुपी के साथ हो रहा है। यानी सिंपल से अगर बात करें, अगर इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ रही है यानी ज्यादा रुपया खरीदा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर जैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो इंडिया के अंदर, पेमेंट रुपीस में हो रहा हो, तो ये रुपये के स्ट्रांग होने के लिए बेहतर होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमें अभी कुछ समय पहले ही रशिया में देखने को मिला है, जहां रूस यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने जितने सैंक्शंस हो सकते थे वो सारे के सारे रशिया पे लगा दिए। इनके बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। स्विफ्ट ये एक इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए मैसेजिंग सर्विस की तरह काम करता है। इनके कुछ मेन बैंक्स में और उनके सब्सिडीज पे डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दिए गए और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा रशियन रूबल पे, जो कि बहुत ही तेजी से कोलैप्स कर गया। क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस के बाद रशियन रूबल की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो गई। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, जहां फरवरी मार्च के आसपास डॉलर के मुकाबले रूबल बिल्कुल घुटनों पे आ गया था और सबने यही सोचा था कि ये टाइम के साथ और ज्यादा कोलैप्स करता चला जाएगा। लेकिन आज के समय में रशियन रूबल ने जो रिकवरी की है वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। मैं इंडियन रुपीस के सप्लाई डिमांड की बात कर रहा था। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। पुतिन भाई साहब ने यूरोपियन कंट्रीज को मुंह के सामने धमकी दे दी थी कि ज्यादा सांड पत्ती की तो तुम्हारा ऑयल, तुम्हारा गैस बंद कर देंगे। यूरोप की कई कंट्रीज में ये ऑयल गैस रूस से ही जाता है और इस चीज ने कंट्रीज में इतना पैनिक मचा दिया था कि उन्होंने बहुत बड़े रिजर्व्स में ऑयल और रशियन गैस परचेज कर लिया फ्यूचर के लिए, कि कहीं फ्यूचर में पुतिन भाई साहब कुछ लफड़ा ना कर दें। और अगर कुछ लफड़ा हुआ भी तो एटलीस्ट उनके पास इतना ऑयल गैस तो रहेगा कि वो लोग जिंदा रह सकें। लेकिन यहाँ पे चाल ये थी कि इस फ्यूल को परचेज करने के लिए रशिया ने कहा कि हमें सारी पेमेंट्स रूबल में चाहिए। यानी यूरोपियन कंट्रीज जो भी उनकी करेंसी थी, उन्होंने अपनी करेंसी से सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में रूबल खरीदा और फिर उसी रूबल में उस सब फ्यूल की पेमेंट की, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की डिमांड अल्टीमेटली इतनी बढ़ा दी कि रूबल कितना नीचे गिर के फिर से कितना
ऊपर आ गया, ये आपको ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। यानी कि ये चीज हमें ये बता रही है कि अगर हम इंडियन रुपीस की डिमांड को बढ़ा दें तो इंडियन रुपी भी रिकवर कर जाएगा, यानी खुद की चीजों को बाहर बेचना आसान कर दें तो फिर इससे हमें फायदा मिलेगा। या फिर अगर ऐसा करें कि बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीजों को खरीदना मुश्किल कर दें तो उल्टा हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ डॉलर की डिमांड घट जाएगी तो इससे भी इंडियन रुपीस को फायदा होगा। तो हाँ, ये स्टेप्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन कितने प्रैक्टिकल होंगे और क्या सबके लिए देश में बेनिफिशियल होंगे, क्वेश्चन ये है। अभी के समय में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया को एज अ कंट्री वैसे अभी थोड़ा फायदा हुआ है, हमने रशिया से काफी ऑयल परचेज किया है सस्ते दामों पे, लेकिन इंडिया का इंपोर्ट भी इसके चलते कहीं ना कहीं काफी बढ़ रहा है। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब तो यही है कि पेमेंट्स हम डॉलर में करेंगे। अगर हमारे इंपोर्ट्स के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी बराबर बढ़ रहे होते तो ये चीज इंडियन रुपी की कमर को नहीं तोड़ती। एक्सपोर्ट हमारे पास के मुकाबले अच्छे बड़े हैं, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इनफ नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के बीच में अभी भी काफी बड़ा गैप है जिसको फिल करने के लिए रुपये को गिरना पड़ रहा है। और इसके अलावा शायद आपने सुना हो कि ग्लोबल रिसेशन के भी चांसेस हैं। जी हाँ, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन पहले भी आया था 2008 के आसपास, तो अगर थोड़ा बहुत उसके भी चांसेस लग रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट भी भारत पाएगा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अगर बाहर से कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। साथ ही टूरिज्म भी, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर्स लाते हैं, लेकिन कोविड ने इस चीज को भी काफी इफेक्ट किया है। वैसे यहाँ पे इंडिया इकलौता नहीं है, इस चीज ने थोड़ा थोड़ा सभी कंट्रीज को इफेक्ट किया है। लेकिन अब मेन चीज यही है ना कि रुपया सिर्फ गवर्नमेंट की करेंसी नहीं है, इंडिया की करेंसी है और हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस चीज का सामना करना है। बैशिंग करना, गवर्नमेंट को ताने देना, चलो ये भी चलता है, डेमोक्रेसी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का साथ देना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे एटलीस्ट रुपये को ट्रैक में लाने में हमारा भी कुछ एफर्ट हो। रुपया ही नहीं, काफी करेंसीज ने अभी कुछ समय में डाउनफॉल देखा है, रुपया फिर भी थोड़ा बहुत खुद को संभाले बैठा है। लेकिन हाँ, अब यही देखना है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं रुपये को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप लोग भी भारत की ही जनता हो तो आपके पास भी जरूर कोई ना कोई ऐसे सजेशंस होंगे जिससे इस चीज पे हमें बेनिफिट मिले। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर लिखेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन के अलावा आप मुझसे अगर और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हो, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।